मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी भी हो सकती है, मान लीजिए हमने कहा ऐसे, कैसे भी मान सकते हैं आप, इसमें कोई ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल हमारी तरह ही माने। हमने ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली, आप चाहें तो नॉन यूनिफॉर्म भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप यूनिफॉर्म ही मानिए, ठीक है। हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड E है। अब हमको देखना यह है कि दो चार्ज अगर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए जाएं तो उनमें कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। भाई हमको पता है कि अगर हम एक Q1 चार्ज को इन्फिनिटी पे, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, पोटेंशियल जीरो था, वहां से लाना शुरू करते हैं और लाते लाते इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते हैं किसी पॉइंट तक, मान लिया यहां ले आए, इसका ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर r1 है, इस पॉइंट का कोई यहां मान लीजिए ओरिजिन है, उस ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर क्या है r1, तो यहां का पोटेंशियल कुछ होगा इस पॉइंट का Vr1 होगा ना। भाई ये तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट का अपना एक पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता रहता है, ये भी हमने आपको समझा रखा है। मतलब यहाँ का पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ का पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ का कुछ और होगा, या हम ये कहें कि यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ का और कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि अगर Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाएं तो यहाँ पे मान लीजिए कि इसका R1 पोजीशन वेक्टर है, तो Q1 चार्ज को यहाँ तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग, कितना वर्क करना पड़ेगा, तो भाई हमको पता है V = W/Q होता था, यानी कि W = कितना आ जाएगा Q1 × V और इस पॉइंट का पोटेंशियल R1, तो यह आ जाएगा W1 = Q1 × V R1। अब सोचो Q1 पॉइंट चार्ज यहां पे आ गया, अब आपको क्या मिल गया, यहां Q1 आ गया, यहां से इसको हटाओ, आ गया भाई, यहां रख दिया, ये वर्क करना पड़ा, बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों मैं Q2 चार्ज को लेकर आ रहा हूं, अब जब Q2 चार्ज को मैं यहां तक लाना चाह रहा हूं तो एक तो इस फील्ड का पोटेंशियल होगा और एक ये चार्ज भी अपना पोटेंशियल क्रिएट कर चुका होगा। मतलब ये कहें कि चार्ज की वजह से भी यहां पे एक फोर्स लगना होगा, एक तो फील्ड से लगेगा और एक इस चार्ज से लगेगा। तो इसकी वजह से यहां पर जब Q2 को लेकर आओगे तो ज्यादा दिक्कत महसूस होनी, क्यों, क्योंकि एक तो फील्ड अपोज करेगी, दूसरा ये चार्ज अपोज करेगा। इसका मतलब जब Q2 को इन्फिनिटी से यहां तक हम लाएंगे तो क्या होगा, तो इस पॉइंट का अगर हम पोटेंशियल Vr2 मान लें, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल हम क्या मान लें, Vr2 मान लें, जहां R2 इसका क्या है, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो Q2 को लाने में कितना वर्क होगा जरा लिखते हैं यहां पे, तो यहां पे लिखेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 against the external field and charge Q1। क्यों, एक्सटर्नल फील्ड और चार्ज Q1 दोनों के अगेंस्ट में करना पड़ेगा। इसका मतलब यहां पे लाने में कितना वर्क हो जाएगा, तो ये W2 हो जाएगा Q2 Vr2, भाई वहां के पोजीशन वेक्टर पे जितना पोटेंशियल होगा, ये तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो गया, प्लस इनकी दोनों की अपनी पोटेंशियल एनर्जी। अब इसकी वजह से, इसके वजह से कितना वर्क एक्स्ट्रा करना पड़ा, तो अगर ये डिस्टेंस मान लेते हैं d है तो इसको हम लिख सकते हैं K Q1 Q2/D।
आप चाहें तो k की जगह 1/4πε0 का भी यूज कर सकते हैं। यानी कि सो नेट पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि नेटवर्क निकाल दो, वही नेट पोटेंशियल एनर्जी हो गई। सो नेट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम, पूरे सिस्टम में नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी? U इज इक्वल टू W1 प्लस W2। क्या होता है? द नेट वर्क डन टू ब्रिंग द चार्जेज इन द गिवन अरेंजमेंट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इट मीन्स U इज इक्वल टू आ गया W1 प्लस W2, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या आएगा? Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2/D। ठीक है, इस तरीके से हम यहां पे इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से, आप इसको आराम से नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम अगला टॉपिक करते हैं।